नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 30 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि बागवानी की और कृषि क्षेत्र का विविधीकरण जो है वो अनुकूल कृषि का मार्ग है। तो ये आरबीआई के बुलेटिन जो जारी करती है आरबीआई, तो उसी में ये बात कही गई है कि बागवानी जैसी उच्च मूल्य फसलें जो है वो इसकी खेती को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विविधीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है। तो थोड़ा देख लेते हैं बागवानी या हॉर्टिकल्चर क्षेत्र के बारे में। यह फलों, सब्जियों, फूलों या सजावटी पौधों की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन इसमें शामिल होती है। भारत जो है विश्व में फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर बागवानी कृषि विविधीकरण के प्रमुख रुझान की ओर देखें तो सबसे पहला इसमें बोला गया कि बागवानी क्षेत्र का कृषि सकल मूल्यवर्धन में जो योगदान है वो 33% का है। और खाद्य व्यय में फलों का हिस्सा लगातार हमारे देश में बढ़ रहा है, चाहे ग्रामीण दृष्टि की ओर देखें या फिर शहरी में। लेकिन इसमें कुछ कुछ चिंताएं भी है। तो सबसे पहली चुनौती है कि उपज में उतार चढ़ाव आते रहता है। जैसे बोल रहे हैं कि अंगूर और चीकू की पैदावार में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखी गई थी 1992 से 2022 के बीच। फिर बोल रहे हैं भंडारण की कम क्षमता। जैसे बोल रहे हैं कि भारत में प्रतिवर्ष जो है ना लगभग 1.5 ट्रिलियन मतलब 1.5 ट्रिलियन रुपये का नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारी भंडारण क्षमता कम है। फिर बोल रहे रुपये का उतार चढ़ाव मतलब मौसम की परिस्थितियों के कारण टमाटर, प्याज और आलू यानी टमाटर, ऑनियन, पोटैटो की कीमतों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। फिर भविष्य के लिए इसमें कुछ कुछ सिफारिशें दी गई, जैसे बाजार को बेहतर तरीके से जोड़ना, मिश्रित फसल यानी इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा देना, कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का भी विकास करना इसमें शामिल है। अब देखिए बागवानी क्षेत्र के लिए शुरू की गई कुछ कुछ पहले हैं। जैसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2014 में इसको शुरू किया गया था। क्लस्टर विकास कार्यक्रम, फिर एक चमन है और फिर एक क्लीन प्लांट प्रोग्राम है जो कि उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के लिए मतलब लागू शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत और जापान के बीच कई समझौते तथा अगले दशक के लिए एक विजन प्लान पर सहमति बनी है। तो देखिए भारत और जापान 15वें शिखर सम्मेलन में भारत और जापान के अगले दशक के लिए संयुक्त विजन जारी की है। ये कौन सा था? 15वें विजन मतलब वार्षिक शिखर सम्मेलन था। और जापान ने भारत में एक दशक में 10 ट्रिलियन येन का निवेश का लक्ष्य लगा है। तो देखिए शिखर सम्मेलन के कुछ परिणाम आए हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो उसमें ये कहा गया है कि अगले दशक के लिए भारत जापान संयुक्त विजन, तो इसमें है कि 8 क्षेत्र को, जिसमें आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी, नवाचार, इनमें से 10 सूत्रीय रणनीतिक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। फिर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी की गई, जिसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। फिर है कि भारत जापान मानव संसाधन विनियमन के लिए कार्य योजना। तो मतलब जापान में अभी ज़्यादातर लोग वहाँ पर बड़ी मात्रा में जनसंख्या अभी बूढ़ी हो रही है, तो जिसके कारण से उसमें बोल रहे हैं कि 5 वर्षों में 5 लाख लोग, जिसमें से 50,000 कुशल और अर्धकुशल भारतीय शामिल हैं, वो मतलब आ जा सकेंगे मतलब जापान और भारत में। तो इसको नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। इसके बाद है कि संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र पर सहयोग, यानी जापान निवेश और भारत के सतत विकास को बढ़ावा देने पर मतलब ये बल दिया गया इस पर। फिर भारत जापान डिजिटल साझेदारी 2.0, इसमें तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग और संयुक्त अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया है। इसके बाद कि भारत जापान संबंधों का महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि साझे सामरिक हित, मतलब देखिए चीन जो है वो दक्षिण चीन सागर में चीन को भी परेशान करता है, और हमारे यहाँ पे इतनी लंबी जो सीमा बनती है उसके कारण भी हमारे चीन के साथ बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न होते हैं। जैसे 2020 का गलवान का क्लैश ही देख सकते हैं आप। तो इसके बाद है कि रक्षा संबंध, इसमें बोल रहे हैं कि एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट किया गया है हमारा ऑलरेडी। और हमारे युद्ध अभ्यास भी होते हैं, जैसे धर्म गार्जियन हो गया, शन्युम मैत्री हो गया और जिम्नैक्स हो गया, ये सभी युद्ध अभ्यास होते हैं जापान से। फिर बोल रहे हैं प्रगतिशील बहुपक्षवाद, इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का ये समर्थन करते हैं। हम लोग क्वाड, G20, G4 जैसे समूहों का भी हिस्सा है। फिर औद्योगिक विकास भी हम लोग एक दूसरे से साझा करते हैं। फिर नेक्स्ट खबर है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में सिक्योरिंग राइट्स इनेबलिंग फ्यूचर नामक रिपोर्ट जारी की है। तो ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में 2 दशकों से अधिक समय से वनाधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें तो ये इसका पूरा नाम है अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। और ये जो है ऐतिहासिक रूप से मतलब जो अन्याय हो रहे थे वहाँ पे वनों में रहने वाले समुदायों को, उनको समाप्त करना और आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। अब देखिए वन अधिकार अधिनियम में प्रमुख चुनौतियां जो आ रही हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि उच्च अस्वीकृति दर,
मतलब बोल रहे हैं कि प्रक्रियात्मक त्रुटियां हैं, दस्तावेजीकरण की कमी है, या फिर यही जो FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट है उनकी प्रावधानों की गलत व्याख्या की जाती है, जैसे छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में हुआ था, हम लोगों ने पिछले करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया इसे। इसके बाद बोलते हैं कि अधिकारों की अभिलेखीकरण, भूमि अभिलेखों की खराब गुणवत्ता है या फिर अस्पष्ट अधिकार मान्यताएं कार्य प्रक्रियाएं जो हैं वो इसको और जटिल बना देती हैं। मान्यता के बाद भी समस्याएं, जैसे सामुदायिक वन संसाधनों की सीमा निर्धारण हो गई, या फिर सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों के गठन में ही कठिनाई में आ जाएगी, तो इसके कारण से इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। संस्थागत क्षमता में भी कमी, यानी कमजोर क्षमता हो गया, या फिर विभागों के बीच मतलब खराब समन्वय के कारण भी ये मतलब चुनौतियां उत्पन्न होती है इससे। अन्य मुद्दे में आती है कि ज्ञान संबंधी बाधाएं, असमान कार्यान्वयन, ग्राम सभा की सीमित भागीदारी एक प्रकार से इसको और ज़्यादा कार्यान्वयन में बाधा बनकर खड़ी है। तो इसके लिए कुछ कुछ सिफारिशें भी दी है, तो वो सिफारिशों पर हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा और आजीविका कार्यक्रमों में वन अधिकार धारकों की एक श्रेणी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। फिर बोल रहे हैं FRA अधिकार धारकों के लिए एक समर्पित निधि भी उपलब्ध होनी चाहिए। फिर FRA को ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि सनसेट क्लॉज उपस्थित करना चाहिए। फिर अधिकार प्राप्ति के बाद सहायता को मजबूत करें। FRA को पेशा मतलब होता है पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, उस 1996 में पारित किया गया था, उसके साथ बोल रहे हैं कि इनको एकीकृत किया जाना चाहिए। तो ठीक है, हम लोगों ने इस पर खबर में बात कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय समितियां संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है। तब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि रीढ़ कितना है। तो देखिए, संसदीय समितियों की भूमिका अगर हम लोग देखें तो ये पक्षपात रहित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करते हैं और आम सहमति एक प्रकार से बनाते हैं। फिर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी इसमें लाभ मिलता है। फिर सरकार की जवाबदेही भी इससे सुनिश्चित होती है। विकास के मुद्दों पर भी ध्यान जाता है और विधेयकों की त्रुटियों को उजागर करके संसद द्वारा पारित कानून को सशक्त बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जो 2019 था, उसमें संयुक्त संसद समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया था इसे। इसके बाद बोल रहे हैं कि संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली में चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो चुनौतियाँ हैं कि विधेयकों को समितियों के पास भेजना अनिवार्य नहीं समझा जाता है। इसमें बोला गया है कि 15वीं लोकसभा में 71%, 16वीं में 28% और 17वीं में मात्र 16% विधेयक ही संसदीय समितियों को विचार के पास भेजे गए हैं। नेक्स्ट है कि अल्प भागीदारी, मतलब समिति की बैठक में भी जो है ना सांसद की उपस्थिति मात्र 50% होती है, जो कि संसद सत्रों में 84% देखी गई है। इसके बाद बोल रहे हैं कि विशेषज्ञ और शोध आधारित सहयोग का अभाव है, मतलब कर्मचारियों की कम संख्या है जिसके कारण से शोध अनुसंधान नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है कि सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम। तो सबसे पहला है कि विधायकों को भेजा जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए, मतलब समितियों के पास विचार करने के लिए भेजना अनिवार्य हो, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में होता है। फिर है कि पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए, जैसे सिफारिशों को अस्वीकार करने के स्पष्ट कारण देने चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि शोध आधारित सहयोग प्रदान करनी चाहिए, जैसे विशेषज्ञ सलाहकार रखने की अनुमति देनी चाहिए समितियों को, और गहन जांच पड़ताल की जा सके इसके कारण से, है ना। नेक्स्ट खबर की ओर हम लोग चलते हैं। 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर अब 34 हो चुकी है। तो कॉलेजियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह अनुच्छेद 124 और 217, 124 है सुप्रीम कोर्ट और 217 है हाई कोर्ट्स। इसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट्स की नियुक्ति के लिए जो है ना, एक मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, मतलब 1+4 सुप्रीम कोर्ट के लिए। और जबकि हाई कोर्ट्स की नियुक्ति के लिए, मतलब हाई कोर्ट की नियुक्ति के लिए अध्यक्ष जो है ना, वो हाई कोर्ट्स का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होता है, और जबकि अन्य वरिष्ठम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ना हाई कोर्ट के न्यायाधीश और उसके 2 वरिष्ठम न्यायाधीश, ये सिर्फ सिफारिशें भेज सकते हैं। फाइनल जो मतलब निर्णय होगा वो CJI की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट के अन्य 2 वरिष्ठम न्यायाधीश के साथ। तो देखिए इन्होंने मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट में जो होगा 1+4 और हाई कोर्ट में होगा 1+2, है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि भारत में कॉलेजियम प्रणाली का विकास कैसे हुआ। तो 1880 के दशक से पहले राष्ट्रपति द्वारा CJI के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। लेकिन फर्स्ट जजेस केस में भी यही हुआ कि परामर्श का जो अर्थ है वो सहमति नहीं है, इसको कगार दिया गया, मतलब नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्राधान्यता दी गई। लेकिन सेकंड जजेस केस में 1993 में
परामर्श का वास्तव में अर्थ सहमति मान लिया गया और नियुक्ति का जो सिफारिश है वो सीजेआई द्वारा अपने 2 वरिष्ठम सहयोगियों मतलब न्यायाधीशों के परामर्श से की जानी चाहिए और ये मतलब राष्ट्रपति को मानना बाध्य होगा। तो एक प्रकार से ये नियुक्ति की अब प्रक्रिया जो है ना, वो निर्णय जो है वो न्यायपालिका के हाथों में आ गई, कार्यपालिका से हटकर। थर्ड जजेस केस में अब सीजीआई और 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए, मतलब 2 के जगह जो थे यहाँ पर अब वो 4 कर दिए, मतलब कोलोजियम प्रणाली में। लेकिन फोर्थ जजेस केस है ना, तो 99th जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, तो उसको उन्होंने असंवैधानिक करार देते हुए कोलिजियम प्रणाली को पुनः बहाल किया, फोर्थ जजेस केस 2015 में। तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट खबर को हम लोग पढ़ते हैं, कोनोकार्पस पेड़। तो कोनोकार्पस पेड़ जो है ना, ये अभी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि इस पेड़ को विदेशी वृक्ष प्रजाति पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट पे। तो देखिए, इसकी 2 प्रजातियां हैं। एक जो प्रजाति है वो उष्णकटिबंधीय अमेरिका के तटीय क्षेत्रों और पश्चिमी अफ्रीका के कुछ तट क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी प्रजाति है वह सोमालिया के यमन के शुष्क तटीय क्षेत्रों और पूर्वी तथा उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है। ये एक सजावटी पौधा है जो कि ग्रीन कैनोपी प्रदान करता है और इसकी मुख्य चिंताएं हैं कि ये जैव विविधता के लिए खतरा है, या आक्रामक प्रजाति है। इसी कारण से इसको ग्रीन डेजर्ट कहते हैं। मतलब ये ग्रीन तो है लेकिन ये डेजर्ट बना देगा हमारे पर्यावरण को। इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा, लोगों की सेहत के लिए भी खतरा है। मतलब इसका पराग जो है ना, वो एलर्जी का कारण बनता है। इसके बाद बोल रहे हैं कि गुजरात और तमिलनाडु सरकार ने इस पेड़ पर उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट है UNTOC और UNCAC। तो सबसे पहला है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध अभिशमय। तो नाम से पता चल रहा है असंगठित अपराध पर अभिशमय है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है, 2003 में लागू की गई थी। इसमें मानव तस्करी, अवैध प्रवासी तस्करी, हथियारों के अवैध निर्माण और तस्करी से संबंधित है। ये इसको पार्लोमा कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और ये एकमात्र बाध्यकारी कानूनी संधि है जिसके जरिए देश संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई और सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और देखिए, ये जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के माध्यम से इसका सचिवालय है, मतलब यही। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार रोधी कन्वेंशन। ये कानूनी रूप से भी ये भी बाध्यकारी एकमात्र सार्वभौमिक भ्रष्टाचार रोधी कन्वेंशन है। 2003 में इसको लागू किया गया। भ्रष्टाचार के कई रूप जैसे रिश्वतखोरी, गबन आदि से ये निपटता है और भ्रष्टाचार की रोकथाम, अपराधीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संपत्ति की वसूली पर यह केंद्रित है। नेक्स्ट खबरें हम लोग चलते हैं। रंजीत सागर बांध, ये कहाँ पर है? पठानकोट में है, पंजाब जम्मू कश्मीर की सीमा पर, और ये रावी नदी पर बना है। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। तो ये 2024 में जो सूचकांक जारी की गई है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ये 6ठा संस्करण है। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है वो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से मतलब लाई गई है। तो याद रखिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ही इसको विकसित किया गया है। इसके बाद बोल रहे हैं कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऊर्जा दक्षता में प्रदर्शन का यह आकलन करता है। नेक्स्ट है पर्पल नोटिस। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निर्देशालय, उन्होंने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है। तो पर्पल नोटिस जो है इंटरपोल के 8 प्रकार के अलर्ट जो है उनमें से एक है और ये कार्य मतलब अपराधियों द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उनके तरीकों, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने की पद्धतियों के बारे में जानकारियाँ प्रदान करने के लिए मतलब जारी किया जाता है। इसके बाद बोल रहे हैं कि अन्य नोटिस भी हैं, तो ये सब तो ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर जो है वह हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी। तो देखिए, एक प्रकार से ये स्वैच्छिक पहल है जिसे भारतीय नौसेना ने 2008 में शुरू किया गया था और ये 2008 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाता है। इसमें 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक हैं। भारत 2025-26 के दौरान इसकी अध्यक्षता करेगा और कोई भी देश जो अध्यक्ष बनता है ना, वो 2 वर्ष के लिए मतलब अध्यक्ष रहता है इनका। नेक्स्ट है वो करेन्नी और करेन निर्जातीय समूह। तो थाईलैंड ने करेन्नी और करेन को कार्य करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। इसमें बोल रहे हैं करेन जो समुदाय है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा और बिखरा हुआ निर्जातीय समूह है। इसकी उत्पत्ति गोबी मरुस्थल और मंगोलिया और या तिब्बत में मानी जाती है। और करेनी समुदाय जो है वो एक म्यांमार का एक अल्पसंख्यक समुदाय है जो कि जिसको रेड करेन या कया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसे राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया था। अब चलिए हम लोग सबसे लास्ट खबर की ओर देखते हैं, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जो है उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। इसको हॉकी के जादूगर या फिर द मैजिशियन के नाम से भी जाना जाता था। ये ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और 1928, 1932 और 1936 में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1956 में इसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। तो बस आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही था। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।